नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उजेंद्र क्लासेस पर। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए दोस्तों ठोस अवस्था का 50+ दोस्तों ऑब्जेक्टिव लाए हैं दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। और दोस्तों ये NCERT का जितना बन सकता था ठोस अवस्था से वो सब है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए अपना पहला प्रश्न है, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। तो दोस्तों देखिए जो ठोस पदार्थ की अवस्था के लिए अनुकूल है वो है अपना निम्न ताप, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं यहाँ से देखिए इसको, ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भी लक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। तो आपको बताना है क्रिस्टलीय ठोस का इनमें से कौन सा भी लक्षण नहीं है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 है समदैशिक प्रकृति, ये क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, ठीक है। ये अपना विषमदैशिक का है, ठीक है। और जो क्रिस्टलीय ठोस का होता है ये विषमदैशिक का होता है और समदैशिक और क्रिस्टलीय ठोस का गुण होता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। और आप इन चारों ऑप्शनों को भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो भी पढ़ेंगे तो इसके साथ होगा, ठीक है। और दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से ये दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आपको बताना है इनमें से कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है अपना क्वार्ज कांच, तो ये अपना दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन ग्रेफाइट, क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड ये सब क्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। और दोस्तों आप कितना अगर आप सही भी कीजिएगा और कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा या लाइव चैट में भी लिख दीजिए, ठीक है। और चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये देखिए ये है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय घूर्णन के व्यवस्थित संरेखन को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों यहाँ से एक ऑप्शन ये है और आपको बताना है कि इसका संरेखन कौन प्रदर्शित करती है, ठीक है, प्रतिलोह चुंबकीय के। तो एक यहाँ है और 3 यहाँ है, तो आप देख लीजिए इसका राइट आंसर कौन होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय घूर्णन का प्रदर्शित करती है दोस्तों ये वाला, ठीक है। देखिए एक ऊपर जा रही है और एक नीचे, तो ऐसे ही 6 आप बना लीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और जो अपना अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ से देखिए, ये कह रहा है, क्वार्ज कांच के अपवर्तनांक के मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी दिशाओं में समान होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो क्वार्ज कांच है ये अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। और अक्रिस्टलीय ठोस का प्रकृति दोस्तों क्या होता है, समदैशिक, यानी सभी दिशाओं में समान। तो यहाँ दोस्त दिया हुआ है सभी दिशाओं में समान, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। समझ गए आप कि क्वार्ज कांच होता है जो अक्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय समदैशिक होता है, यानी सभी दिशाओं में इसका मान समान होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से देखिए आप, ये कह रहा है, अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं है बताना है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए जो कह रहा है, गर्म करने से किसी एक तार पर ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं। तो दोस्तों ये अपना क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, ठीक है, गुण है, ठीक है। और 2 कह रहा है, लंबे समय तक रखने से ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये भी नहीं है। और 3 देखिए, अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके सांच में डाला जा सकता है। दोस्तों ये भी सही नहीं होगा। और दोस्तों ये देखिए ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों देखिए अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में ये जो है दोस्तों ये कथन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ समदैशिक प्रकृति का होता है तो यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और अपने जो अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही अच्छे से इसको देखिए और याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर का निचोड़ ये प्रश्न है सारे, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर का है, क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक का कारण है। आपको बताना है क्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित गलनांक का कारण क्या है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन जो 2 है
क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था दीर्घ परत तक प्रेक्षित होती है। यही इसका कारण है दोस्तों। इसी के कारण जो होता है क्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित गलनांक होता है दोस्तों, ठीक है, और अक्रिस्टलीय का अनिश्चित होता है दोस्तों, ठीक है, उसका परास होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, अक्रिस्टलीय का दोस्तों परास होता है और क्रिस्टलीय का निश्चित होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसी के कारण। और जो अपना अगला प्रश्न है यहाँ से देखिए, ये है दोस्तों, क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु डैश द्वारा बंधे होते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्रिस्टल जालक में जो आयोडीन होते हैं वो किससे द्वारा बंधे होते हैं दोस्तों? लंदन बल द्वारा, ठीक है, लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो अपना अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से देखिए, ये है, यहाँ से इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है? इसमें से कौन सा बताना है कि नेटवर्क ठोस है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर जो है अपना, ऑप्शन नंबर 3 हीरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीरा दोस्तों। ये जो है नेटवर्क ठोस है दोस्तों, ठीक है। इसको नेटवर्क ठोस को दोस्तों सह संयोजक ठोस भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, हीरा, ठीक है। और जो अपना अगला प्रश्न है यहाँ से, ये है, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, दोस्तों प्रश्न है अपना ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा चालक नहीं है। मैग्नीशियम, टाइटेनियम ऑक्साइड या I2H2, इनमें से कौन सा दोस्तों चालक नहीं है? तो दोस्तों देखिए, जो ऑप्शन नंबर 3 है आयोडीन, ये वाला I2, और ये तो हो गया, और ये वाला देखिए दोस्तों, जो अपना है कौन सा, ये वाला तो होगा ही, I2 होगा, ठीक है दोस्तों, I2 और दोस्तों ये तो होगा ही ये वाला, और ये भी है, ठीक है, H2 और I2, ये दोनों दोस्तों हो जाएगा विद्युत का कुचालक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ दे दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हेल्प हो सके, ठीक है। और इसको दोस्तों देखिए, ये प्रश्न जो है ये है 11 नंबर, निम्नलिखित में से दोस्तों, इससे लाइव में बने रहिएगा क्योंकि 50+ दोस्तों प्रश्न करेंगे, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये जो प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोसों का विलक्षण नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन आयनिक ठोस का विलक्षण नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ये है, आयनिक ठोस का विलक्षण नहीं है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ इसका ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर, और कभी कभी ऑप्शन भी बता देंगे। तो देखिए, इनमें से कौन सा आयनिक ठोसों का विलक्षण नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आयनिक ठोस का विलक्षण नहीं है। गलित अवस्था में विद्युत चालकता बहुत कम मान, ये वाला नहीं है। नहीं तो भंगुर प्रकृति, अनियोनिक क्रिया में अत्यधिक प्रबल बल, विषमदैशिक, ये सभी इसका दोस्तों इसका गुण है, अभिलक्षण है दोस्तों, ये तीनों, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है इसका विलक्षण नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, यही पूछा है, विलक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो अपना अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से देखिए, ये है, ग्रेफाइट डैश की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, जो ग्रेफाइट होता है वो मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अपना अगला जो प्रश्न है यहाँ से देखिए, इसको ये है, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होने ताप पर निर्भर करता है? आपको बताना है कि ये कौन सा, इनमें से कौन सा है जिसका ऑक्साइड का विद्युत सुचालक और विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों देखिए, जो ये है TiO3, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा है, ये जो है ना, इसका ऑक्साइड जो है विद्युत सुचालक इसके ताप पर निर्भर करेगा, ठीक है, कि सुचालक होगा या विद्युत रोधी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसको देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों देखिए, इनमें से बताना है कि कौन सा जो ऑक्साइड है धातुओं के समान वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 4 है CrO2, ये दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। और इसको देखिए दोस्तों, ये वाला जो अपना प्रश्न है, ये है, किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल डैश द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है, नहीं तो ये तीनों के द्वारा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। क्रिस्टल में जालक स्थान अध्यासित नहीं हो सकता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन द्वारा और अणुओं द्वारा
आयन द्वारा और परमाणु द्वारा दोस्तों अध्यासित हो सकता है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है, बाकी इन तीनों के साथ अध्यासित हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और इसको देखिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रेफाइट को आयनिक ठोस के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो अपना अगला प्रश्न दोस्तों इस लाइव में बने रहिएगा, क्योंकि और भी प्रश्न दोस्तों 50+ दोस्तों टोटल करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिएगा। इसमें देखिए 17 नंबर प्रश्न किया गया, डैश में धनायन अंतरकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रैंकल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें जो होते हैं इनमें से निकल कर और इसी में रहते हैं, अगर दोस्तों इससे बाहर नहीं जाते हैं, इसी में रहते हैं। तो कह रहा है डैश में से धनायन अंतरकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं, तो अंतरकाशीय स्थान अपने स्थान से निकल कर और अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं फ्रैंकल दोस्तों में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और जब आप बुक पढ़िएगा तो इसमें मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसको देखिए, ये है क्रिस्टलों में शॉटकी दोष तब प्रेक्षित होता है जब, तो दोस्तों देखिए क्रिस्टल में जब शॉटकी दोष से प्रेक्षित होता है तब जालक में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। समान संख्या में दोस्तों, ठीक है। अगर 2 धनायन होगा तो 2 ही ऋणायन होगा, ये दोनों समान संख्या में दोस्तों जालक से अनुपस्थित होंगे, यानी इससे निकल जाएंगे, ठीक है। और मतलब अगर एक होगा तो 2 नहीं निकलेगा। समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोस्तों क्रिस्टल से भाग जाएंगे बाहर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो अपना अगला प्रश्न 19 नंबर है, ये है दोस्तों पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन, ठीक है। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 उदासीन, ठीक है दोस्तों। और जो अपना अगला प्रश्न देखिए यहाँ से दोस्तों, सिलिकॉन से इन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अपमिश्रित करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर जो ये है 5, यही दोस्तों 5 संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अपमिश्रित करेंगे तो दोस्तों तो इन प्रकार का अर्धचालक दोस्तों प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको देखिए दोस्तों, ये है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं चतुष्फलकीय कह रहा है तो 2n इसका सूत्र होता है, ठीक है। और कह रहा है फलक केंद्रित, तो फलक केंद्रित में दोस्तों 4 परमाणु होते हैं, तो इनके जगह पर आप 4 रखिएगा तो 2 × 4 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कह रहा है दोस्तों AgBr क्रिस्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बिंदु दोष प्रदर्शित किए जाते हैं। और दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों काफ़ी वेरी आपको जितना बनाना है इसको बनाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो सिल्वर ब्रोमाइट है AgBr ये दोनों होता है, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष ये दोनों होता है। तो ए बी किस में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सिल्वर ब्रोमाइट है इसमें दोनों शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो अपना अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ से देखिए इसको, किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है, आपको बताना है कि इसमें मतलब जो जोड़े बने हुए हैं SCP, SCP, CCP इसमें से कौन सा सर्वाधिक संकुलन क्षमता वाला युगल है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 आपको दिख रहा है HCP, SCP और CCP, तो इसी का सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसमें ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसी के जो SCP और CCP इन दोनों का दोस्तों जो है यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। और जो अपना अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से देखिए इसको, ये है अंतः केंद्रित यानी दोस्तों BCC अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत होता है, यानी दोस्तों आपको बताना है BCC में कितना
जो रिक्त स्थान होता है उसका प्रतिशत बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं बीसीसी में दोस्तों कितना होता है 68% इसका संकुलन क्षमता होती है। तो आप 100 में से 68 घटाएंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको, आसानी से 32% मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत 32% होता है दोस्तों, ठीक है। अगर इसका संकुलन क्षमता पूछे तो आप 68% बताइएगा दोस्तों, ठीक है, अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में दोस्तों, ठीक है। और इसका देखिए दोस्तों, इसको देखिए दोस्तों, ये कह रहा है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। असत्य कथन कौन है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन के लिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 है दोस्तों, इस प्रकार की व्यवस्था में चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत के गोलों को पूर्णतः संरेखित होते हैं दोस्तों। एक सही नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये उपसह संयोजन संख्या 12 होती है दोस्तों। देखिए ये ऐसा प्रश्न है दोस्तों कि आपको 2 तरीके से इसमें लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो असत्य है, तो असत्य तो आप ढूंढ लेंगे कि ये ऑप्शन नंबर 4 इसका असत्य है। अगर आप जानना चाहेंगे कि षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन के लिए कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे अगर सत्य लगा देंगे तो आपका आंसर 3 मिल जाएगा। तो आप 2 तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर नहीं, असत्य पूछ रहे हैं तो असत्य तो 4 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आप बताएंगे कि जो सत्य होगा षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन के लिए उसका उपसह संयोजन संख्या 12 होगा, संकुलन क्षमता 74% होगा और द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियाँ तृतीय परत के गुणों द्वारा आच्छादित रहती है, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर 3 बता सकते हैं अगर यहाँ सत्य रहता तो, और असत्य है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से देखिए, इसको कह रहा है, यहाँ से देखिए कि निम्नलिखित में से किस संकुलित संरचना में धनायन ऋणायन के लिए उपसह संयोजन संख्या समान होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। Cl माइनस आयन FCC जालक बनाते हैं और Na+ आयन एकक कोष्ठक की सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा और दोस्तों फिर बोल रहे हैं आप इसमें बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको और भी इसमें और 50% प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो आप शुरू अभी से देखिए दोस्तों, अभी लाइव में जुड़े हैं तो आप देखते रहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसका देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ये देखिए दोस्तों, कह रहा है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। तो दोस्तों जो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना होती है उसमें क्या होती है दोस्तों, तो 4 होती है। जो उपसह संयोजन संख्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो दोस्तों 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से देखिए, अपमिश्रण से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, आपको बताना है अपमिश्रण से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है दोस्तों। तो देखिए जो अपमिश्रण होता है दोस्तों, इससे इलेक्ट्रॉनीय दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनीय दोष उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसको देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर डैश बनता है। तो दोस्तों जो बनता है वो इन प्रकार का अर्धचालक, जो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दे दिया हुआ है, इन प्रकार का अर्धचालक दोस्तों, ठीक है। तो सिलिकॉन में आप इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाएंगे, ठीक है, और उसको मिलाते हैं आप, मिश्रण को होता है डोपिंग यानी मिलाना। तो दोस्तों इन प्रकार का आपको अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसको देखिए दोस्तों, ये है 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है दोस्तों कि सत्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कह रहा है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों के क्षीण आकर्षण होता है, जो कि गलत है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर राइट तो नहीं, लेकिन ये कथन जो है सही है दोस्तों, ठीक है। जो ये कह रहा है ये कथन सही है इसका, ठीक है। और जो देखिए ये कह रहा है, यहाँ से देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थों को अस्थायी रूप से चुंबकत्व प्रदान नहीं किया, ये दोस्तों गलत है दोस्तों, ठीक है। और इसको देख लेते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन परस्पर विपरीत विन्यासित होते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। और ये कह रहे हैं 4 नंबर, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन उनके चुंबकीय गुण को आपस में निरस्त कर देता है, ये भी सही है दोस्तों। तो आपको गलत दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर यहाँ नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थों को स्थायी रूप से चुंबकत्व प्रदान नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ये गलत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है।
किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है दोस्तों। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप घबराइएगा नहीं, हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ इसका बता रहे हैं, ठीक है। तो आप शुरू से अंत तक दोस्तों देखिए इसको। ये देखिए दोस्तों, कह रहा है आयनिक ठोसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कि आयनिक ठोसों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है ये कह रहा है बड़े आयन निबिड़ संकुलित संरचना बनाते हैं, तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बता रहा है। सेकंड कह रहा है छोटे आयन अपने आकार के अनुसार चतुष्फलकीय अथवा अष्टफलकीय रिक्तियों में अध्यासित होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। थर्ड को देखते हैं, सभी रिक्तियाँ अध्यासित होना आवश्यक नहीं होता दोस्तों, ठीक है, तो ये भी दोस्तों राइट है। और इसको देखते हैं, चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों का अध्यासित अंश रिक्तियों में अध्यासित होने वाले आयनों के त्रिज्या पर निर्भर करते हैं दोस्तों, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछ रहा है नहीं है, ठीक है, तो नहीं है ऑप्शन नंबर 4। इसको अपने से भी दोस्तों जरूर पढ़िएगा पॉज करके वीडियो को, ठीक है। और इसको देखिए दोस्तों, ये जो है अपना, ये कह रहा है दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्यों बन जाता है दोस्तों। तो देखिए इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि दोस्तों सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और तत्पश्चात दोस्तों ये अपना काम कर लेता है, यानी चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे पर अस्थायी चुंबक बन जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देख लिया। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये है अपना, यहाँ से देखिए, विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता का सही क्रम बताना है आपको, ठीक है। तो 33 का जो होगा अपना सही क्रम, आपको किसका संकुलन क्षमता को बताना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों FCC का होता है, हम जानते हैं 74%। उसके बाद देखिए FCC और BCC दिया हुआ है, तो इसका 74% होता है, ठीक है। और जो BCC का उसका 68%। अब बता रहा है कि संकुलन क्षमता का सही क्रम बताना है। तो दोस्तों FCC ग्रेटर देन BCC, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और इसको देखिए दोस्तों, ये कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा दोष प्रभ्रंश दोष भी कहलाते हैं, तो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्रेंकल दोष होता है दोस्तों, उसी को हम दोस्तों कहते हैं प्रभ्रंश दोष दोस्तों, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका नाम किसी को पता नहीं रहता, लेकिन आप याद रखिएगा प्रभ्रंश दोष दोस्तों फ्रेंकल दोष को ही कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों, ये कह रहा है घनीय निबिड़ संकुलन की एकक कोष्ठिका में, तो दोस्तों एकक कोष्ठिका में 4 तो चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है, जो 4 समीपवर्ती एकक कोष्ठिका उधर सबाजित होती है। नहीं दोस्तों, ये सही नहीं लग रहा है, सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसको देखते हैं, एकक कोष्ठिका के भीतर 4 चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है दोस्तों, ये भी नहीं। थर्ड को देख लेते हैं, 8 चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है, जो 4 समीपवर्ती एकक कोष्ठिका उधर सबाजित, ये भी नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये क्या कर रहा है कि घनीय निबिड़ संकुलन की एकक कोष्ठिका में एकक कोष्ठिका के भीतर 8 चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है। ये दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। आपको ये आपको लगाना है ऑप्शन नंबर 4, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और इसको देखिए दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर रहा है FCC BCC तथा सामान्य घनीय यानी SCC घनीय एकक कोष्ठिका में गोलों की त्रिज्या के रूप में एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई क्रम से आपको बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो होगा 2√2r, और ये हो जाएगा FCC का, और ये BCC का। तो दोस्तों अगर यहाँ हम बताएंगे आपको तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B या ए याद रखिए, ठीक है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। FCC में 2√2r और BCC में ये वाला, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और इसको देखिए दोस्तों, यह है निम्नलिखित में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा है। आपको बताना है कि ठोसों का चालकता का सही क्रम क्या है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो के धातु का आएगा, ये सबसे ज़्यादा होता है चालकता। उसके बाद आएगा, उसके बाद दोस्तों मतलब ये तो होगा कुचालक बहुत कम, और कुचालक से ज़्यादा होगा अर्धचालक। यानी हम टोटल मिलाकर कह सकते हैं कि धातु का चालकता सबसे अधिक होगी, ठीक है। उसके बाद धातु और अधातु, देखिए धातु और अधातु के बीच में जो चालकता आएगी वह अर्धचालक आएगी। सबसे ज़्यादा धातु, उसके बाद अर्धचालक, उसके बाद कुचालक तो नहीं ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ से
दोस्तों यहाँ से आपको जो बताना है, देखिए क्या करा है कि नोट यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 या इससे अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। यानी इसमें एक नहीं दोस्तों, 2 भी नहीं, 2 या 2 से अधिक इसमें सही हो सकते हैं। यानी 1 2 3 कितने भी ऑप्शन यहाँ सही हो सकते हैं, तो आपको बताना है और आसानी से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, त्रिविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना में बनाने वाले रिक्तियों के बारे में कौन से कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए सही नहीं है, तो देखिए दोस्तों काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है, हम इसका सिर्फ आंसर बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तिका प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तिका के ठीक ऊपर हो और इन रिक्तियों को त्रिकोणीय आकृतियाँ अति व्यापित न हो तो चतुष्फलकीय रिक्ता बनती है। ये तो सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये वाला ये सही है और ये भी सही है दोस्तों। जब द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तिका प्रथम परत की समान रिक्तियों के साथ अति व्यापन करती है तो अष्टफलकीय रिक्तिका बनती है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप अपने से भी वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए दोस्तों। इसको देखिए, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय घूर्णन का मान शून्य होता है क्योंकि डोमेन। तो दोस्तों क्योंकि डोमेन दोस्तों क्या होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका डोमेन जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग के बिना एक दूसरे के विपरीत विन्यासित हो जाते हैं और एक दूसरे के चुंबकीय घूर्णन को निरस्त कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों इसका चुंबकीय घूर्णन का मान होता है वो शून्य हो जाता है। तो आप समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न का है 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आप काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और दोस्तों ये काफ़ी है, इसको आप कर लेंगे तो ठोस अवस्था से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों उन सारे के इसमें कंसेप्ट भी दिए हुए हैं दोस्तों, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे, तो लाइव में बने रहिए। इसको देखिए दोस्तों, कह रहे निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों सत्य नहीं है कौन, तो दोस्तों देखिए रिक्तिका दोष से पदार्थ का घनत्व कम होता है दोस्तों, तो ये भी सही ही बात है। अंतरकाशीय दोष में पदार्थ का घनत्व बढ़ता है, तो दोस्तों ये भी सही ही है, ठीक है। ये करे अशुद्धि दोष का पदार्थ के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, यहाँ से 40 नंबर का 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। सत्य नहीं है, तो ये दोस्तों सत्य नहीं है। शुद्धि दोष के पदार्थ के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, पड़ता है। फ्रेंकल दोष से पदार्थ के घनत्व बढ़ता है दोस्तों, ये देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 और 4 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है, 3rd और 4th, ठीक है। अगले प्रश्न दोस्तों चलते हैं, यहाँ देखिए धातु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए धातु के बारे में जो सही है वो है कि संयोजकता बैंड चालन बैंड के साथ अतिव्यापित होता है। सेकंड है संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच अंतराल नगण्य होता है और संयोजकता बैंड आंशिक रूप से भी बाहर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 2 4, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए दोस्तों, ये है अपना प्रश्न, यहाँ से विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पी प्रकार के अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉनों तथा छिद्रों के गमन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में से होकर धनावेशित प्लेट की ओर गमन करता है और इलेक्ट्रॉन क्षेत्र का गमन ऋणावेशित प्लेट की ओर प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर 1st और 2nd हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तब इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों, ये है अर्धचालकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है अर्धचालक के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो देखिए जो अपना ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन धन या शुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन इन प्रकार का अर्धचालक होता है, और 3rd कह रहा है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन अपमिश्रित सिलिकॉन की चालकता बढ़ाते हैं। ये दोनों दोस्तों काफ़ी राइट है, आंसर 2nd और 3rd बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्धचालक के बारे में यही सही जानकारी दे रहे हैं 2nd और 3rd, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2nd और 3rd हो जाएगा। और इसको देखें दोस्तों, ये कह रहा है केसीएल क्रिस्टल में पोटेशियम आयनों का अधिक उसमें बैगनी अथवा कुमुदनी रंग उत्पन्न करता है क्योंकि दोस्तों कुछ ऋणायनी स्थल एक अयुगलित इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरे रहते हैं और एप केंद्र बनाते हैं जो क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 44 नंबर का 1 और 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो 45 नंबर प्रश्न है ये कह रहा है दोस्तों NaCl क्रिस्टल की एक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या डैश होती है। तो दोस्तों देखिए जो होती है वो होती है 8 और अष्टफलकीय रिक्तिका से 2 गुनी दोस्तों, ठीक है। 45 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2 और 3। तो अब इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 होती है या अष्टफलक की रिक्तिका से दुगुनी दोस्तों, ठीक है। और इसको देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है अक्रिस्टलीय ठोसों को डैश कह सकते हैं। तो दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कह सकते हैं, छद्म ठोस, ठीक है। छद्म ठोस और क्या दोस्तों, अतिशीतित द्रव। अक्रिस्टलीय ठोस को दोस्तों अतिशीतित द्रव भी कहते हैं और इसको छद्म ठोस भी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 47 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें चित्र दिया हुआ है, कह रहा है सिलिकॉन के आदर्श क्रिस्टल, इतना में दिया हुआ है, कुछ तत्व डोपित किए गए हैं जैसे कि विकल्पों में दर्शाए गए, इनमें से कौन सा विकल्प इन प्रकार का अर्धचालक दर्शाता है, आपको बताना है। अर्धचालक इन प्रकार का कौन दर्शा रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये दिया हुआ है आपको चित्र, इसमें देकर बताना है दोस्तों। तो जो बताना है कि इन प्रकार का अर्धचालक कौन दर्शा रहा है। तो दोस्तों इसमें कौन दर्शा रहा है, तो आपको तो इसमें देख रहा होगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, 47 नंबर का, ठीक है। और जो होगा ये तो होगा ही, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है एक। और इधर देखते हैं होगा कि नहीं। और दोस्तों देखिए, और ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ये नहीं होगा। तो आपको क्या मिला दोस्तों यहाँ से, 47 का 1 और 3, ठीक है। 47 का जो होगा दोस्तों 1 और 3 हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 1 और 3 हो जाएगा दोस्तों। आप वीडियो को ऊपर पीछे कर देख लीजिए दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही आपको बताना है। इसमें पढ़ना है 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ऑप्शन को पढ़ना है और बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए, हम बता रहे हैं कौन सा कथन सही है, आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबी हो जा रही है। फर्स्ट कह रहा है, लौह चुंबकीय पदार्थ गर्म करने से लौह चुंबकत्व त्याग देते हैं और अनुचुंबकीय बन जाते हैं, और लौह चुंबकीय पदार्थों में सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की ओर अभिविन्यासित हो जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी वैसे ही बने रहते हैं। तो दोस्तों 1 और 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस पर, ठीक है। और इसको देखिए दोस्तों, क्वार्ट्ज कांच के निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण नहीं होते हैं। क्वार्ट्ज कांच के निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण नहीं होते हैं, हमको बताना है। क्वार्ट्ज कांच जो होता है उसका कौन सा अभिलक्षण नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कौन सा अभिलक्षण नहीं होता है, तो यह एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो कि दोस्तों गलत है। क्वार्ट्ज कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है, और एक इसकी गलन की ऊष्मा निश्चित होती है दोस्तों, निश्चित नहीं, ये क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित होती है, इसका निश्चित परास होता है। तो फर्स्ट और ये हो जाएगा, इसका नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड और थर्ड पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसका गुण हो जाएगा दोस्तों क्वार्ट्ज कांच का, ठीक है। और इसको देखिए दोस्तों, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हें आणविक ठोस नहीं माना जा सकता है। दोस्तों आणविक ठोस किन्हें नहीं माना जा सकता है दोस्तों, तो देखिए सिलिकॉन कार्बाइड को नहीं माना जा सकता है, इसको नहीं माना जा सकता है, और इसको भी नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में से एक आणविक ठोस किसे नहीं माना जाएगा, तो इन तीनों को नहीं माना जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे देखिए, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में अष्टफलक की रिक्तिका बनती है दोस्तों, ठीक है। तो HCP में बनती है दोस्तों, और किस में बनती है, यहाँ से आप देखिए, और FCC में बनती है, ठीक है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में अष्टफलक की रिक्तिका बनती है। तो दोस्तों HCP और FCC में बनती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी लंबी हो जाएगी आपको यहाँ अगर बताते हैं तो, ठीक है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो कह रहा है यहाँ पे देखिए, फ्रेंकल दोष को यह भी कह सकते हैं, फ्रेंकल दोष को और क्या कह सकते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या कह सकते हैं, एक तो स्टोइकियोमेट्री दोष यहाँ कह सकते हैं एक, ठीक है। और क्या कह सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से देखिए, और दोस्तों हम नाम भी बताए थे आपको ना, ऊपर बताए थे, पीछे करके देखिएगा, ये दोनों कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फ्रेंकल दोष को स्टोइकियोमेट्री दोष और प्रभांश दोष, ये दोनों कह सकते हैं दोस्तों। तो इसको हो गया। और दोस्तों देखिए, जो अपना लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का जो है दोस्तों, हम जो कर रहे थे, इसका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर सबको बताना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको अगले चैप्टर का भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से दोष में घनत्व घटता है। तो दोस्तों देखिए, रिक्तिका दोष यहाँ तो बता रहा है कि रिक्त अगर होगा तो वहाँ तो घनत्व घटता ही घटता है। और दोस्तों शॉर्टकी दोष, क्योंकि शॉर्टकी दोष में दोस्तों
धन और ऋण दोनों समान संख्या में बाहर निकलते हैं तो दोस्तों जाहिर सी बात है वहाँ भी घटेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड हो जाएगा। इसी में दोस्तों इसका घनत्व घटता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगले चैप्टर का चाहिए कि नहीं अभी बताइएगा, हम आपको बनाकर लाएंगे इस चैनल पर दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, लाइव में आने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। गुड बाय दोस्तों।